देश में बढ़ रहे बच्चों के आत्महत्या के केसेस देखकर जिसको सरकार बहुत संगीन नज़र से देख रही थी, उसको एक बुनियाद बनाकर अब कोचिंग सेंटर्स पर एक गाइडलाइन बनाई गई है। और बात यह है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेने पर कोचिंग सेंटर्स पे 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, ऐसी ये गाइडलाइन बनी है। इसको लेकर अभिभावक और कोचिंग सेंटर चालक दोनों कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि गाइडलाइंस में कई ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी भी क्लैरिटी ना पेरेंट्स को है, ना बच्चों को और ना कोचिंग सेंटर चालकों को। इस बारे में और बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं कई सालों से, तो उन्हीं से पूछते हैं। सर, क्या आपको पहले तो ये सही लगता है कि कोटा में, जहाँ पर राजस्थान में जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे आत्महत्या के केसेस भी सामने आए, लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट है वो अब छोटी क्लासेस पर भी पड़ गया है, क्योंकि भारत में जो बच्चे हैं 5वीं 6ठी से ही कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई कारण होते हैं। या तो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, घर पे टाइम नहीं मिल पाता है, और स्कूल के बाद उनको एक्स्ट्रा कोचिंग भी चाहिए होती है सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोचिंग के लिए तो नीड शुरू से ही हो गया है। स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ स्कूल करिकुलम से संबंधित है, और वर्ल्ड जितना ग्रो हो चुका है आज के तारीख में, बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी जो है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बहुत क्रिएट हो गया है। तो कुछ लोग जैसे एबेकस जैसे कोर्सेस भी ज्वाइन करते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स, कोई मेमोरी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तो दे वांट टू इम्प्रूव, कीप देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को तैयार रखें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वालिफाई करना है, और ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में सबकी तैयारी करनी है। बगैर कोचिंग के वो कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए आप जैसे, जहाँ तक कोटा का सवाल है, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि पूरे हिंदुस्तान भर बहुत सारे रिमोट टाउनशिप में जहाँ फैसिलिटी है ही नहीं, अच्छे टीचर्स तो स्कूलों में ही नहीं है, अब कोचिंग की भी बहुत लिमिटेशन है। तो कोचिंग के लिए ज़्यादातर बच्चे कोटा और हैदराबाद ऐसी जगह पे, जहाँ पे हब्स बने हुए हैं, और दिल्ली, यहाँ पे लोग भेजते हैं। सिर्फ वहीं से नहीं है, रिमोट टाउन से, इवन मिडिल ईस्ट से बच्चे, पेरेंट्स जो हैं यहाँ भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, हैदराबाद भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, ताकि बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें और दे क्वालिफाइड। और जहाँ तक सुसाइड का सवाल है, देखिए आप किसी भी एक सैम्पल पॉपुलेशन ले लीजिए, एक परसेंटेज तो हमेशा रहेगा जो मेंटल हेल्थ से सफरिंग है। तो इसके लिए कोटा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं और मेंटल हेल्थ वर्कर्स भी हैं, जो उनको, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है कि मतलब कितना लेते हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि इतना लार्ज वॉल्यूम्स में, आप सोच लीजिए 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा में, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, और लिमिटेड टाउनशिप है, तो जाहिर है कि बहुत भीड़ भाड़ रहेगी। तो कुछ ऐसे मिस भी हो जाते हैं, बच्चे बताते नहीं हैं। कई बार पेरेंट्स को बताते, पेरेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, भाई मैंने तो इतने पैसे खर्च करके आपको कोटा भेजा है, परफॉर्म करिए। तो वो डर से जो है ना, वो कुछ कर जाते हैं। तो सर, यही वो डर है, यही वो प्रेशर है जिसके ऊपर अब सरकार भी अपने ऊपर प्रेशर ले रही है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोटा में जो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टलों में, उन्होंने पंखे हटा दिए थे, क्योंकि लोग पंखों से लटक कर आत्महत्या कर रहे थे। तो ये किस तरीके का नी जर्क रिएक्शन था वहाँ के प्रशासन के द्वारा कि जी हम पंखे ही नहीं लगाएंगे। तो अब ये एक और गाइडलाइन जो सामने आई है, जिसमें आप बताइए केशव जी की क्या क्लैरिटी है और क्या कंफ्यूजन पैदा हो रही है। देखिए देखिए, पहल के हिसाब से ये अच्छी पहल है, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं। जैसे 16 साल तक के बच्चों को हम पढ़ने नहीं देंगे या कोचिंग आप नहीं दे सकते, तो ये बच्चों की नीड है, और इसके लिए माता पिता सबसे बेस्ट हैं जो कि इसका निर्णय करें कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। क्योंकि कोचिंग कोई कंपल्शन तो है नहीं, ये तो बाई चॉइस है, मेरी मर्जी है मैं जाऊंगा। स्कूल बाई कंपल्शन है। तो यहाँ पर ये एक इन्होंने आर्बिट्री क्लॉज लगा दिया। पूरे अगर कोटा में अगर बच्चे जा रहे हैं जो छोटे बहुत हैं, या एडमिट हो रहे हैं, या डमी स्कूल चल रहे हैं जिसकी वजह से ये है,
तो आप पूरे भारत को उसमें नहीं ला सकते। पूरे भारत में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कोचिंग सेंटरों पे बच्चे 1-2 घंटा 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में आते हैं एक्स्ट्रा असिस्टेंस के लिए, जहाँ माँ बाप वर्किंग है या वो उनको असिस्टेंस नहीं दे पाते। आप स्कूलों का हाल देखिए, 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे एक सेक्शन में हैं, जहाँ टीचर हर बच्चे का नाम नहीं जानता। तो ऐसे में क्या पढ़ाई, और हम सबको ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा असिस्टेंस के लिए आते हैं। दूसरा, अब क्योंकि इसमें ऑनलाइन कोचिंग आजकल बहुत प्रचलित हो चुकी है कोविड के बाद, तो इन्होंने तो इसमें ऑनलाइन का कोई प्रावधान ही नहीं अच्छा, रखा। पूरी गाइडलाइंस में ऑनलाइन क्लासेस चलाने वालों पर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। तो अब अगर ये कहते हैं कि ऑनलाइन पे भी लागू होगा, तो भाई कैसे लागू होगा? दूसरा, अगर इंडिया में हम ऑनलाइन दे रहे हैं रजिस्टर होके, तब है तो खान अकेडमी तो यूएस से चलती है, जहां लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको कैसे रोकोगे? तो ये आप एक करप्शन का जरिया बना रहे हो अननेसेसरी, जो कि आपको मेन चीजों पे जाना चाहिए था। कोई और भी ऐसे कोचिंग जो यूट्यूबर्स हैं आजकल, वो भी एक क्लासेस चलाते हैं, उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पे भी कोई गाइडलाइन में लिखा नहीं है। कोई गाइडलाइन नहीं है कि क्या कंटेंट आ रहा है क्या नहीं। और कोचिंग आज से नहीं है, ये पैरेलल सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा धीरे धीरे क्रिएट हो गया। जितना फिल्टरिंग का प्रोसेस रखेंगे, स्क्रीनिंग का रखेंगे, तो अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आईआईटी की जो परीक्षा होती है उसके पहले जेई मेन लिया जाता है, जिससे 2 लाख बच्चे लेते हैं, और फिर आईआईटी की वही 2 लाख देते हैं। तो जब आपने एक जगह फिल्टर कर दिया, आप एडवांस्ड का पेपर लेके बच्चों के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? सुसाइड तो उसकी वजह से हो रहा है। अगर आप एडवांस्ड हटा दो और वहीं पे चुन लो, तो आप अपने सिस्टम पे फेथ रखो। सर, लेकिन इसका मैं काउंटर ये करूंगी, सरकार का कहना है कि हमने 10वीं का बोर्ड हटा दिया है टेक्निकली, और हम 12वीं में बोर्ड के बाद सीयूईटी ही ले रहे हैं। तो बोर्ड का जो प्रेशर होता था कि परफॉर्मेंस देना है, 100% मार्क्स लाने हैं, वो हमने घटा दिया। प्लस अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके तहत तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस उन्होंने 50% से कम कर दिया है, किताबें भी छोटी हो गई हैं। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तो कोचिंग की क्या जरूरत है, वो कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये प्रेशर बढ़ गया। अगर आप आधी चीजें हटा देते हैं और एंट्रेंस में वो चीजें पूछी जाती है जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बच्चा उसके लिए कोचिंग लेगा या नहीं लेगा, कैसे पढ़ेगा? तो पहले वो चीज। दूसरी चीज, सीयूईटी में आपको पता है 800 में से कट ऑफ 782 है। मतलब 100 जो बच्चे 40-40 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 3 सवाल टोटल गलत कर सकते हैं 160 में से। तो आप ये देखिए कि ये प्रेशर बढ़ गया। वहां तो 100% की बात थी या 99 की थी, यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे तो ऑनलाइन के लिए एक्सेस ही नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वो बच्चे तो अब सीयूईटी देते ही नहीं है, काफी कम हो गए हैं। आपने इतने लोगों को दूर कर दिया। फिर आपने फीस बढ़ा दी, 1500 रुपये डीयू में पहले फ्री रजिस्ट्रेशन था, अब आपने बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दिया, वो भी एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको एक बेसिक है कि एक बैलेंस वे में लाना चाहिए था कि हाँ, आप अगर फीस ले रहे हैं और 1 महीने बाद बच्चा नहीं चाहता रिफंड है, तो उसे मिलना चाहिए। पर ये नहीं है कि 10 महीने बाद कोई रिफंड मांगे उसको आप रिफंड दें। रजिस्ट्रेशन कराइए, सेफ्टी नॉर्म्स लाइए, वहीं तक है। पर आप ये एकदम नीटी ग्रिटी में चले जाओ कि ये होगा ये नहीं है, और कोई ये गलत चीज़ नहीं कर रहे कि आप इसको बैन कर दें। ये तो फंडामेंटल आप आर्टिकल्स का वोलेशन है कि मैं अपने राइट्स और वो नहीं कर सकता। सेम फॉर स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट की नीड है, वो इसीलिए आता है। अच्छा, आप बताइए कोटा क्यों जाता है? उसको जरूरत, अपना घर बार छोड़ के कोई भी कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जरूरत है, और उसकी वजह से जा रहा है। कोई नहीं जाना चाहता अगर सब कुछ सिस्टमैटिक यहाँ मिल जाए। और आपको ये बताऊं, सीयूईटी जैसी परीक्षा जो लाए हैं, खाली 12वीं पूछ रहे हैं, बाकी पहले 11th और उससे पहले का कुछ नहीं पूछ रहे। तो फिर आप एक ही साल पढ़ाइए ना बच्चे को, क्यों नहीं आप ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों ने सिस्टम को अगर ठीक करना है, तो हमें भी साथ लेके चलो। कोचिंग को आज तक कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड नहीं दी गई, कहीं बैठने के लिए नहीं दिया गया। क्यों गलियों में चलते हैं? स्पेस क्रंच। दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी जगहों में कॉस्ट इतनी है, अगर मैं उतनी बड़ी जगह लूंगा, अब इन्होंने बोला 1 स्क्वायर मीटर में एक बच्चा बैठेगा, 10 स्क्वायर फीट हो गया एक बच्चे का। मैं कहां से इतनी जगह लाऊंगा दिल्ली में और मुंबई में? और मैं इतनी कॉस्ट होगी तो बच्चे पे ही पास ऑन होती है और कहीं नहीं होती। अगर ये बना दें इंस्टीट्यूशनल लैंड, हमें बोले गरीब बच्चों को पढ़ाना है, हम उसमें से पार्ट बनेंगे कि हम भी उनको भी शिक्षा देंगे। हमें साथ लेके चलने के बजाय एक तरफ कर दिया। कोई हम विलन नहीं है, शिक्षा देते हैं, साथ चलेंगे तो देश की तरक्की होगी। हम जीएसटी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो हमको पार्ट बनाओ कि भाई आप गरीब बच्चों को इतना पढ़ाओ जो स्कॉलरशिप के लिए हैं, तो वो हम लोग सब साथ मिलके करेंगे। लेकिन केशव जी, यही प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों से भी इस बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए, कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर्स को एक धंधा बना लिया। इसकी वजह से जो अच्छे भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, या जहाँ से स्टूडेंट्स खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, उन पर भी ये गाज अब गिर रही है। तो दिक्कतें अब कहाँ पर आने वाली हैं? क्योंकि जैसे आप कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे थे कि गाइडलाइंस में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो कैसी क्लैरिटी आप सीख कर रहे हैं इस वक्त? दिस क्लैरिटी जो चाहिए वो है कि आपका सबसे पहले तो चाहिए कि स्टूडेंट्स को आप डिफाइन करें
कि स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए एनरोलमेंट बेसिस पे, सब्जेक्ट बेसिस पे, नंबर ऑफ कोर्सेज के बेसिस पे, क्योंकि एवरी सेंटर में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो किस चीज़ के बेसिस पे हमने ये 50 स्टूडेंट्स का रखा है। अब स्टूडेंट्स कम और जाते, अब वो आके जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट का क्वांटिटी कितना है आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपने इसमें को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिफाइन ही नहीं किया। तो अगर बच्चा मेरे पास 15 इयर्स का है, 13 इयर्स का है, KVYP या ओलंपियाड या NTSC के लिए पढ़ने के लिए कह रहा है, तो क्या मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता हूँ? That is required. Then what do you mean by misleading promises and advertisements जो एक गाइडलाइन में है, उसको आप कैसे बताओगे? अगर मैं लिख रहा हूँ माई टॉपर्स, तो आई एम करेक्ट इन माई एडवर्टिजमेंट। अब टॉपर ऑफ विच ईयर यू डिड नॉट टेल, आपने बताया ही नहीं कि कौन सा है। तो इसको आप डिफाइन कीजिए कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी एम्बिग्विटी तो है फेयर एंड रीजनेबल फीस। मेरे लिए 1000 रुपये फेयर एंड रीजनेबल फीस हो सकता है, लेकिन वहीं पे किसी के लिए 5000 भी फेयर एंड रीजनेबल फीस नहीं होगा। हाउ कैन यू डिफाइन दैट? देयर आर मेनी शॉप्स, आपके बहुत सारे चांदनी चौक में दुकानें हैं, हर दुकान के में अलग अलग आपको चीज़ मिलेगा, एक ही जैकेट का प्राइस अलग होगा। तो आप ये फीस को कैसे फेयर एंड रीजनेबल फीस को डिफाइन करेंगे? देन आपने कहा कि अदर मटेरियल आप नहीं दे सकते, आपको उसी फीस में देना है। अब वो अदर मटेरियल क्या है? आपने सिर्फ वहाँ पे नोट्स लिखा है। नोट्स के अलावा उसमें और क्या क्या इंक्लूसिव्स हैं या एक्सक्लूसिव्स है, नॉट डिफाइंड एट ऑल। फिर स्मॉल सेंटर्स एक छोटे से कमरे से या एक छोटे से फ्लोर से चलते हैं। फायर सेफ्टी में लिखा गया है कि बिल्डिंग की फायर सेफ्टी लेनी होगी, वो कहाँ से लेंगे? नेक्स्ट वन इज आपके जो गैप ईयर स्टूडेंट्स हैं, अब हम उनको स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कब पढ़ाएंगे? वो तो गैप ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो 12वीं के बाद फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं। या जो हमारे 10th में ही CBSE का एक ऑनलाइन है पत्राचार, अगर वो पत्राचार से कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा? अगर पेरेंट कहते कि नहीं जी स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ने आएगा, पत्राचार से दे रहा है, तो दैट मीन्स द चाइल्ड विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है डे मैंडेटरी ऑफ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली जैसे लेट्स से एक बच्चा है 10th साइंस का बच्चा है, वो सिर्फ साइंस पढ़ने आ रहा है। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन पढ़ाते हैं, तो उसके लिए तो ऑलरेडी 4 दिन ऑफ हो गया, उसके लिए 2 दिन ऑफ हो गया। वैसे ही टीचर्स एक एडहॉक बेसिस में, आपके परमानेंट बेसिस में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम गेस्ट फैकल्टी की तरह होते हैं, तो उनका लिए ऑफ तो वैसे ही हो गया इन दैट सेंटर। तो उसको भी डेफिनेशन नहीं है कि मैंडेटरी ऑफ उन्हें देना ही देना है। तो दे आर मेनी एम्बिग्विटीज, ये कुछ एम्बिग्विटीज है। तो दैट्स इस पे अब ये मैं पूछना चाहूँगी कि सर एक बहुत बड़ा वर्ग है आप लोगों का, और मेरे ख्याल से सरकार ये भूल रही है कि ये इलेक्शन ईयर है, और एक तरीके से ये जो इकोनॉमी चलती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस या कोचिंग सेंटर्स, उसको बहुत बड़ा इस वक्त धक्का लगता दिख रहा है। ऊपर से जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे आप लोगों ने बताया। तो क्या ये एक जो है नी जर्क रिएक्शन आपको लग रहा है पूरे सिचुएशन को देखकर? और मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था इन गाइडलाइंस बनाने से पहले? जो कोचिंग सेंटर के फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, क्या आप लोगों से बातचीत की गई थी? नहीं, सबसे बड़ी जो इसमें इशू है वो यही है कि जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कोई भी चीज़ होती है, तो जो उसके स्टेक होल्डर्स है उनको कभी भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। और ये गाइडलाइंस एक बिल्कुल इसका जीता जागता उदाहरण है कि क्या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कितने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है, हम लोग कितना रेवेन्यूज़ GST गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इतना बड़ा जो सेटअप है हमारा, देखिए कोचिंग की नीड क्यों है?
कोचिंग की नीड इसलिए है क्योंकि जो स्पेशलाइज एजुकेशन और जो आपको टीचिंग चाहिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, और जो जितना बड़ा गैप है उसके अंदर कि आपके पास कितने बच्चों की आपके पास सीटें हैं और कितने बच्चे उसके लिए अपीयर हो रहे हैं, और वो जो स्पेशलाइज टीचिंग, क्वालिटी टीचिंग कोई भी संस्था, चाहे वो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा चाहे कोई स्कूल है चाहे कॉलेजेस है, जब वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसीलिए तो बच्चा एक स्पेशल टीचर के पास आ रहा है, कोचिंग लेने के लिए जा रहा है, तो वो उसका राइट नहीं है क्या? अगर मैं चाहे ओलंपियाड क्लियर करना चाहता हूँ, किसी स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, बाहर जाना किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे एक स्पेशलाइज क्वालिटी टीचर की ज़रूरत है, जिसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कि पिछले 4 साल में आई है, 5 साल में आई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 80s से यहाँ पे है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, उनके आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जिस टाइम से की है। अभी अगर हम किसी भी जो गाइडलाइंस को अगर हम रखें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो कुछ कुछ जगह पे तो शायद वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो क्या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुलाया? नहीं, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को नहीं बुलाया। सर, एक मैं बात कहना चाहूँगी कि लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इस पूरे एजुकेशन प्रक्रिया को बिजनेस बना चुके थे, उनकी भी तो गलती है। लाखों लाखों रुपए बच्चों से लेना और नोट्स के भी पैसे लेना, तो फिर कहीं ना कहीं ये बैकलैश वहीं से शुरू हुआ है। पेरेंट्स ने भी कंप्लेन की होगी सरकार को इस बारे में, और उसी के चलते ये सारी रिपल इफेक्ट अब दिखाई दे रही है। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिजनेस करना कोई क्राइम है? बिजनेस करना किसी भी टाइप का कोई क्राइम तो नहीं है। और क्या कोई भी चाहे स्कूल है, स्कूल भी तो एक तरीके से फीस लेता है, पैसे कलेक्ट करता है, तभी वो एक बिजनेस चल रहा है, चाहे आप बेशक उसको एक्टिविटी करो। तो बिजनेस तो हर डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस चल रहे हैं। हाँ, गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन, मैं कहता हूँ जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे और करनी भी चाहिए। आप अगर बात कर रहे हो कि स्ट्रेस के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं। आप ये कह रहे हो कि वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए, वो ऑलरेडी है भी। आपको फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपने मेरी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने देखा सारे के सारे फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, बकेट्स लगे हुए हैं, ब्लैंकेट लगे हुए हैं, हर चीज़ करने के लिए लगे हुए। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि जी आप अपनी इंस्टीट्यूट में इतने फुट की इतनी 3 4 जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो हम करते आ रहे हैं, हमें भी मतलब हर चीज़ की चिंता है। हमारे भी बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे सभी के बच्चे हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर हम फायर की बात करें, तो फायर क्या कोचिंग के कोई ऐसी एक्टिविटी तो कर नहीं रहे। पढ़ाई लिखाई में कहाँ से होगी? जो फायर होती है वो किससे होती है? मे बी आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर से होती है, लोड से होती है। तो आप उसकी नॉर्म प्रैक्टिकली रखिए, ऑडिट्स रखिए कि आपने ये इतनी सारी चीज़ें करनी है, हम करने को तैयार है। आपने कोई बाकी चीज़ें करनी है, मतलब गाइडलाइंस हो, प्रैक्टिकल हो। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ना हो जो कि बिना किसी उसके हो जाए। हम कह रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन करने को तैयार है, जो किसी चीज़, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल, फिजिबल और करने के लिए। अब 16 साल के बच्चे से कम आपने वो कर दिया, तो ये तो आप उसके राइट को कर रहे हो ना। उस बच्चे को क्या उसका हक नहीं है कि वो स्पेशलाइज अपने करियर को तैयार करे, ताकि जब तक वो 11वीं 12वीं में आए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपने अटेम्प्ट्स के ऊपर वो रखी हुई है, लिमिटेशन रखी है कि आपको इतने ही अटेम्प्ट देने। तो अगर मेरे वो 2 अटेम्प्ट चले गए या कुछ कर गया, तो मैं तो फिर प्रॉब्ली लाइफ लॉन्ग शायद जो मेरा ड्रीम करियर है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, मतलब यू आर बेसिकली टेकिंग दैट राइट फ्रॉम मी। जैसे कि केशव जी ने भी बताया कि कोचिंग की जो नीड है वो दैट इज़ बाय चॉइस। आप मेरा चॉइस और मेरा राइट को वो कर रहे हो कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते हो। और क्या चीज़ छीन रहे हो आप? उसकी एजुकेशन, स्पेशलाइज कोचिंग छीन रहे हो। हाँ, आप ये चीज़ कहिए कि हाँ ये ऑडिट्स होनी चाहिए, आपने ये रिपोर्ट्स देनी चाहिए, आपकी जो है आप ये कह सकते हो कि जो प्रैक्टिकली स्टूडेंट की सेफ्टी में हो, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हो, पेरेंट्स के इंटरेस्ट में हो, बिल्कुल हम उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों से बात करके अब यही पता चला है कि एक जगह जहां सरकार पर भी प्रेशर बना हुआ है कि बच्चों की सेफ्टी देखनी है, ज़्यादा फीस ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ले ले वो भी देखना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी देखने हैं। लेकिन इस तरीके की गाइडलाइन से ऐसा लग रहा है कि इसमें जो लॉस हो रहा है वो बच्चों का ही हो रहा है, वो पेरेंट्स का ही हो रहा है। और इसी के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो इकॉनमी बनी हुई है उसको भी धक्का लग रहा है। एक ऐसे साल में जब भारत चुनाव में जाने वाला है 2024 के, तो ये जो मिडिल क्लास है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से इकॉनमी चलाता है, जीएसटी देता है, उन पे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन
सरकार की तरफ से प्रेशर जो था स्टूडेंट सुसाइड्स को कम करना, उस पर अभी भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो तो कोचिंग लेंगे, उन पे तो प्रेशर रहेगा ही, चाहे आप नीट की बात करें या जी मेन की बात करें, एडवांस की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग के तमाम रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें। तो जो क्वेश्चन था कि स्टूडेंट सुसाइड को लेकर हम ये स्टेप ले रहे हैं, वो कहाँ से सॉल्व होता है, ये सबसे बड़ा जो उद्देश्य था सरकार का। क्या ये गाइडलाइंस उस उद्देश्य को पूरा करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो आगे अब जब गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तब पता चलेगा। अभिषेक भाई के साथ मिलन शर्मा, आज तक।